वेलकम MTCAT एस्पायरेंट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू, क्योंकि आज के इस लेक्चर के बाद आपका डर आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी और तमाम कंफ्यूजन्स आपके कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्योंकि किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं MTCAT 2025 हेल्ड अंडर सक्खर IBA यूनिवर्सिटी। आज के इस लेक्चर के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में फिजिक्स पोर्शन को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस किया जाएगा, तमाम कनेक्टेड कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट ट्रिक्स शेयर किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में डेटा बेस्ड एनालिसिस से आपको बताया जाएगा कि MTCAT 2025 में हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से थे और कौन से टॉपिक्स को आपने MTCAT 2026 की प्रिपरेशन में प्रायोरिटी बेसिस पे रिवाइज करना है, किनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। So let's start with the first part of the lecture. Question number 1. An electron is projected along the positive x-axis in the magnetic field lying in xz plane. The magnetic force on the electron will act along. बच्चों याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन की बात हो, नेगेटिव चार्ज की बात हो, तो लेफ्ट हैंड पाम रूल आपने लगाना है। लेफ्ट हैंड पाम रूल के मुताबिक ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है, फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जिस तरफ पाम होगी उस डायरेक्शन पे फोर्स एक्ट कर रही होगी। अब सिचुएशन अंडरस्टैंड करें, ये आपको समझ लें कि दिस इज प्लेन फॉर मी, मैं इस प्लेन के अकॉर्डिंगली रूल लगाऊंगा। ये जो थंब है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो थंब को रखना है आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस यहां पे बाहर की तरफ है, जिसकी तरफ फील्ड है, क्योंकि फील्ड वाई जी प्लेन में है, आउट ऑफ द पेज। तो आपने फिंगर्स को रखा आउट ऑफ द पेज। तो आप ये देखें, पाम किस तरफ आई, पाम किस तरफ आई, इट इज अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो फिर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस लगेगी। राइट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली इज द राइट आंसर। क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगी? आंसर इज नो। क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगी? आंसर इज नो। नेगेटिव वाई एक्सिस? नो। तो आपने इस तरह से रूल अप्लाई करते हुए राइट ऑप्शन को चूज कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए लूप ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन ए 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए लूप ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने ये बताना है। फर्स्ट सिनेरियो का अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिखूं, φ1 इसको कह देता हूं, इसका बेसिक फार्मूला जो है वो BA cos थीटा होता है। जब आप फर्स्ट सिनेरियो के लिए लिखेंगे, B कितनी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज 0.5 टेस्ला, एरिया कितना है 1, और अंडरस्टूड होगा कि यहां पर एंगल आप 0 लेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ जाएगा दैट इज 0.5 वेबर। अब इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सेम मैग्नेटिक फ्लक्स दे रहा है, ये आपने चूज करना है। सो लेट्स इवैल्यूएट द ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑप्शन अगर आप देखें तो BA cos थीटा आप अप्लाई करें। अब B जो है उसमें आपने 1 टेस्ला यूज कर देना है अकॉर्डिंग टू द A ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और एरिया जो है गिवन स्टेटमेंट में यूज करना है विच इज 0.5, और cos 0 डिग्री यूज करेंगे। तो बच्चों जरा गौर से देखें, क्या वही आंसर नहीं आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स का? यस। तो फर्स्ट ऑप्शन ही जस्टिफाई हो गया, लेकिन सेकंड ऑप्शन को भी अगर मैं आपके सामने वैल्यूएट करूं तो आप देखें कि यहां पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला जाए तो B1 पुट करेंगे और ऑब्वियसली 0.5 जो है वो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ द लूप, वही यूज करना है जो कि स्टेटमेंट में गिवन है, और एंगल यहां पे cos 60 पुट करना। अब cos 60 जो है वो तो 1/2 होता है, और अगर वो 1/2 है तो ये तो कभी भी सेम फ्लक्स नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से इस ऑप्शन में बात करें, ये तो वैसे ही cos 90 जो है वो 0 हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो फ्लक्स है, फ्लक्स सेम होना चाहिए, उसे जस्टिफाई नहीं करेगा। और यहां पर भी जो है आप ये देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइट ऑप्शन, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स 0.5 वेबर को जस्टिफाई कर रहा होगा, जो कि रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉडी ऑफ मास 10 kg इज फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम and reach terminal velocity, the net force on the body will be reached terminal velocity. This is the key concept.
याद रखिएगा, जब भी किसी भी बॉडी का जो वेट है किसी भी विस्कस फ्लूइड में वो इक्वल हो जाए उस बॉडी पे लगने वाली ड्रैग फोर्स के, ड्रैग फोर्स एंड वेट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी according to this formula W minus FD, it will become zero. When net force becomes zero, body will gain constant and maximum velocity known as terminal velocity, and acceleration of the body will become zero and the body will have टर्मिनल वेलोसिटी इन दैट विस्कस फ्लूइड। इसका मतलब ये कि जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले उसका एक्सेलरेशन जीरो, उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो, उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल, और ये भी याद रखें उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या पूछा है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी गेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज अल्फा। अभी आपको जस्टिफाई कर दिया, इनमें से कोई ऑप्शन भी राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज जीरो, दिस इंडिकेट्स दैट विद द राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखें, आप ये रिलेशन पता है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इन टर्म ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जीरो है, सो बच्चों बड़ी क्लैरिटी के साथ आप इस रिलेशन से जस्टिफाई कर सकते हैं, आर नॉट 1 प्लस ये जीरो आ जाएगा क्योंकि अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, आर टी विल बी इक्वल टू आर नॉट। इसका मतलब रेजिस्टेंस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। जब रेजिस्टेंस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम रहेगी। क्या इंक्रीज हुई? नहीं। डिक्रीज हुई? नहीं। बिकम जीरो? नो, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज जीरो। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। So next question, the part difference between the two sound waves coming from coherent sources. Coherent sources ऐसे होते हैं जो identical waves, same frequency, same wavelength, same phase difference की waves generate करें। ऑफ वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर। दो वेव्स जनरेट कर रहे हैं जिनकी वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर है, जो एट ए पॉइंट 100 सेंटीमीटर जो है उस पर मीट कर रही हैं। द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव एट द पॉइंट प्रोड्यूसेस बीट्स, इको, लाउडनेस, साइलेंस। याद रखें, अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो वो 50 सेंटीमीटर है, नंबर 1। पाथ डिफरेंस की बात की जाए तो वो 100 सेंटीमीटर है। ज़रा गौर से देखिएगा, क्या पाथ डिफरेंस को मैं 2 लैम्डा नहीं लिख सकता? यस, लिख सकते हैं। और जब भी वेव्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दो सुपरपोजिंग वेव जो है उनके दरमियान में पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो कौन सी इंटरफेरेंस होती है? क्या ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी बच्चों? यस, इट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जस्ट लाइक इट्स दिस डायग्राम, इन फेज वेव है कि एक वेव दूसरी वेव पर इस तरह से सुपरपोज करेगी कि क्रस्ट से मैच करेगा, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करेंगी, जब कंस्ट्रक्ट करेंगी तो लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। बीट्स तो नहीं होगा, बीट्स तो तब बनते हैं जब दो ऐसी वेव सुपरपोज करें जब उनमें स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो। ऑब्वियसली बीट्स इज नॉट ए राइट ऑप्शन। इको क्या होता है कि जब टकरा कर साउंड वापस आता है और दोबारा साउंड सुनाई देता है, ये भी फिनोमिना नहीं होगा, ये सुपरपोजिशन का नहीं है। हाँ, लाउडनेस जो है, लाउडनेस का मतलब है कि कंस्ट्रक्ट हुई, दोनों ने एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट किया, लाउडनेस इंक्रीज होगी, लाउडर साउंड जो है वो जनरेट होगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। साइलेंस नहीं, साइलेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दैट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज इन द प्रोसेस कंप्रेसिंग ए स्प्रिंग। स्प्रिंग को कंप्रेस करने से तो वर्क डन करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। स्ट्रेच करने पर भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। यस, रिलीजिंग ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, जब एक स्ट्रेच स्ट्रिंग रिलीज होता है तो वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये सही ऑप्शन है। होल्डिंग द स्प्रिंग एट मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं, ये भी जो है वो एक्सटेंशन जनरेट करेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर रहेगी। सो डिक्रीजिंग का राइट ऑप्शन यहाँ पर चार्ली जस्टिफाई होगा। Next, a diver of mass m is swimming at the depth is below the sea level. As you can see in the diagram, if the reference level is taken at the sea level, the gravitational potential energy of the diver is. याद रखें, जो reference level है वहाँ पे gravitational potential energy, तीन बातें याद रखनी, वो जीरो है। जब आप reference level से ऊपर जाएंगे so gravitational potential energy जो है according to the height वो आपने positive लेनी है mgh, और जब आप reference level से नीचे जाएंगे तो फिर आपने potential energy
चार्ली जो है वो नेगेटिव काउंट करनी है, माइनस mgh इज द राइट ऑप्शन। सो यहाँ पर चार्ली है, 0 mgh मैंने बता दिया, 2 mgh ऑब्वियसली वो तो अबव द रेफरेंस लेवल व्हेन हाइट 2h होगी। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाय डिस्टेंस डेल्टा d इन अ टाइम डेल्टा t, द रेट एट विच फोर्स इज डूइंग वर्क। पावर पूछा गया है, W/T को हम ऑब्वियसली F.D/डेल्टा T लिख सकते हैं, या फिर हम एंगल 0 मानते हुए F/डेल्टा T लिख सकते हैं। सो भाई बच्चों यहाँ पे फिर क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पे क्या अल्फा आंसर है, नो। बीटा आंसर है, नो। चार्ली आंसर है, यस। डेल्टा आंसर है, नो। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज चार्ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्कुलर मोशन इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज केप्ट कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट हो, ये की कॉन्सेप्ट है, डिक्रीजिंग द रेडियस वेल। देखें एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा को कांस्टेंट रखें, एस इज इक्वल एस प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को भी डिक्रीज करना है। क्या इंक्रीज कर सकता है, आंसर इज नो। क्या लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है, लीनियर वेलोसिटी भी रेडियस से डिक्रीज ही होनी है, अदरवाइज ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। डिक्रीज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली जब थीटा का रेफरेंस है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, ये राइट ऑप्शन है। नोट इफेक्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज चार्ली, क्योंकि लीनियर क्वांटिटीज एक रिजिड बॉडी पे मौजूद तमाम पार्टिकल्स की वो डिस्टेंस के लिहाज से वेरी करती है, एंगुलर क्वांटिटीज वेरी नहीं करती। ये है वो कनेक्टेड कॉन्सेप्ट कि एंगुलर क्वांटिटीज एक रिजिड बॉडी पे मौजूद रोटेशन के दौरान तमाम पार्टिकल्स के लिए कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द वर्क डन इज सेड टू बी। बच्चों बेसिक फार्मूला वर्क डन का FD cos थीटा, force and displacement both are in opposite direction, cos 180, W is equal to FD cos 180, एंगल 180 यूज करेंगे। cos 180 क्या होता है, cos 180 -1, सो माइनस FD। तो वर्क डन क्या पॉजिटिव आया, नो। नेगेटिव आया, यस। इनफाइनाइट आया, नो। मैक्सिमम की टर्म जनरली हम पॉजिटिव के लिए प्रेफर करेंगे, सो यहाँ पर मैक्सिमम भी मार्क नहीं करेंगे, अगरचे इसको नेगेटिव मैक्सिमम कहा जा सकता है। बट यहाँ पे अगर दो ऑप्शंस डिफरेंट बने हैं एंड यू हैव टू चूज द बेटर वन और बेस्ट वन, सो फिर यू विल गो विद द बीटा ऑप्शन जो कि नेगेटिव है, क्योंकि जनरली मैक्सिमम वर्क हम पॉजिटिव वर्क के लिए डील कर रहे होंगे। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10 द करंट इन सेकेंडरी क्वाइल इज। याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पावर इनपुट पावर आउटपुट के इक्वल होती है, VP IP VS IS। और ज़रा गौर से देखकर बताएं कि क्या करंट का और वोल्टेज का इन्वर्स रिलेशन नहीं है। सर ओहम्स लॉ तो बताता है कि वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट है, आप कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मर में इन्वर्स है। यस, ट्रांसफॉर्मर में इन्वर्स है भाई। अगर वोल्टेज के बढ़ाने से स्टेप अप में करंट भी बढ़ जाता फिर तो आउटपुट पावर इनपुट पावर से ज़्यादा हो जाती, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप में अगर वोल्टेज बढ़ेगा करंट कम होगा, वोल्टेज कम होगा करंट ज़्यादा होगा। अब उसने कहा सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10, तो करंट क्या होगा, उसको 110 होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। सो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे डेल्टा है, 10 टाइम्स हायर देन, नो। 10 टाइम्स लोअर देन द प्राइमरी करंट, इक्वल टू द प्राइमरी करंट, नो। 1/10 ऑफ द प्राइमरी करंट होना पड़ेगा ताकि जो पावर इनपुट और पावर आउटपुट जो है उसको इक्वल जस्टिफाई किया जा सके। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन ए ड्रॉपलेट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज 0, वेरिएबल, नॉट चेंज, नेगेटिव। बच्चों बता दें, अभी आपको बताया टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे नेट फोर्स 0 होगी, नेट फोर्स 0 होने का मतलब है एक्सेलरेशन 0 होगा। सो यहाँ पे ये बात याद रख लें कि राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा है, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, न्यूटन्स ओरिजिनल फार्मूला अंडर एस्टिमेटेड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकॉज। न्यूटन फार्मूला क्या था, कनेक्टेड कॉन्सेप्ट समझ लें। ई को न्यूटन ने अपनी कैलकुलेशन के बाद P के साथ रिप्लेस किया था, तो P/ρ था। और याद रखें न्यूटन ने
ऑब्वियसली साउंड प्रोपगेशन को आइसोथर्मल यानी ऐसा प्रोसेस का नाम दिया जिसमें थ्रू आउट द टेम्परेचर जो है एयर का कांस्टेंट रहता है, और न्यूटन की कैलकुलेशन में जो स्पीड ऑफ साउंड आई 280 मीटर पर सेकंड आई, कनेक्टेड कॉन्सेप्ट एरर न्यूटन की कैलकुलेशन में 16% था। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो न्यूटन की कैलकुलेशन गलत क्यों हुई? क्योंकि न्यूटन ने ये ज्यूम किया था कि साउंड प्रोपगेशन आइसोथर्मल प्रोसेस है, जो कि गलत एजम्पशन थी। एक्चुअली साउंड प्रोपगेशन कौन सा प्रोसेस है नियर? एडियाबैटिक, लैपलेस करेक्शन। यस, नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज। ये आपको एक फील्ड पैटर्न दिखाया है, इसमें आप देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आंसर इज नो। पॉजिटिव लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, तो दरमियान में कहीं पे फील्ड जीरो है ही नहीं। जब फील्ड जीरो नहीं है तो बच्चों नो वेयर बिटवीन देम। क्लोजर टू द नेगेटिव चार्ज नो, एट द मिड पॉइंट नो, क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज नो। सो राइट ऑप्शन यहां पर क्या आएगा? दैट इज डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कंसीडर दीज टू वेक्टर ए एंड बी, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। एक हिंट दूं, जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल पूछा जाए ना, तो फर्स्ट अप्रोच आपकी जानी चाहिए क्या इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो तो नहीं है। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, और जो कि 90% में होगा, तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, कैसे? ए डॉट बी, वेक्टर ए लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट -6i कैप प्लस 4j कैप। डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका, i के कोफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई करें -12, j के कोफिशिएंट को j से मल्टीप्लाई करें +12। भाई ये तो जीरो आ गया, तो फिर एंगल आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है, और इससे हम कंक्लूजन दे चुके हैं कि व्हेन एंगल 90 डिग्री डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू जीरो। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आया, इसका मतलब एंगल क्या है? 90 डिग्री। डायरेक्ट हिट करेंगे, बीटा इज द राइट आंसर। सर आपने आई डॉट आई क्यों नहीं लिखा? भाई वो तो 1 होता है ना, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। यस, नेक्स्ट, ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज a straight line inclined up at an angle of 45 degree with x axis. Velocity of a body according to this graph. देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको मेंशन है, दिस इज डी एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच इज मेकिंग एन 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस। क्या स्लोप कांस्टेंट है? यस, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है, और dt ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है? क्या वो वेलोसिटी देती है? तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? यस। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट और स्लोप लेस देन 90 डिग्री की वजह से हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। सो क्या आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है? नो। वेलोसिटी डिक्रीजिंग है? नो। वेलोसिटी कांस्टेंट है? यस। डिक्रीजिंग एट स्टार्ट एंड देन में डिक्रीज? नो। दिस इज द राइट ऑप्शन विच इज चार्ली। वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल कॉन्सेप्ट हिट किया हमने। Next, a 150 kg car has its velocity reduced from 20 meter per second to 10 meter per second in 3 seconds. How large was the average retarding force जो मोशन को अपोज करी है वो आपने बतानी है। F is equal to m, A का फार्मूला लगाएंगे, F is equal to m VF minus VI divided by T का फार्मूला लगेगा। F is equal to m 150 VF है 10 minus 20 divided by 3, F is equal to 150 by 10 minus 10 minus 10, 10 minus 20 minus 10, 3। ये आपके पास क्या आ गया? 50। या आपके पास -500 न्यूटन आ गया। अब किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं है, और क्वेश्चन में लिखा है रिटार्डिंग, तो नेगेटिव जो है वो स्टेटमेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो राइट ऑप्शन आप चूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू अल्फा। नेक्स्ट पॉइंट, द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स रिक्वायर ऑब्वियसली कोहेरेंट सोर्सेज। दो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो एंड दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन दे सुपरपोज दे प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस। सो यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज होने, सिमिलर सोर्सेज होने जो कोहेरेंट बीम्स जनरेट करें। कोहेरेंट बीम्स का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट बीम्स का मतलब आप लिख सकते हैं कोहेरेंट लाइट बीम्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, और यू कैन से दे हैव द सेम वेवलेंथ। यस, यू कैन से they have the constant और ज़ीरो फेज डिफरेंस, या तो उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या फिर ज़ीरो हो। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट है, बीटा आंसर है। नेक्स्ट, ए गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 3 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 पास्कल, वर्क डन इज। देखें एक्सपेंशन है, ऑब्वियसली वर्क डन जो है याद रखना
जब भी वर्ड एक्सपेंशन का यूज़ होगा, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक्सपेंशन में जो वर्क डन है वो पॉजिटिव लेना है। जब कंप्रेशन की बात की जाएगी कि एक गैस कंप्रेस हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कंप्रेशन का एंड हो, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव लेना है। अब वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी है, जब आप इसको एस्टिमेट करेंगे दिस इज़ 2 डेल्टा वी 3 माइनस 1 चेंज ऑफ वॉल्यूम है, सो ये आपके पास 2 इंटू 2, तो ये आपके पास 4 जूल आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर चूज करेंगे, दिस इज द बीटा आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डबल द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल, inductive reactance omega L, this is equal to 2 pi f into L। इंडक्टिव रिएक्टेंस का और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट है, अगर फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बीटा इज द राइट आंसर। यहाँ पर नोट करते जाएं, यूनिट्स क्या हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के, ओम हैं, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 28 न्यूटन इन वैक्यूम इफ पैराफिन वैक्स ऑफ relative permittivity 2.8 is introduced between the charges as a medium, then the force reduced to, options आपके सामने हैं बच्चों। याद रखिएगा कि मीडियम की प्रेजेंस में जो फोर्स है इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ये शॉर्टकट फार्मूला है। ये है वो शॉर्टकट फार्मूला जो आपसे शेयर किया था कि शॉर्टकट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस शॉर्टकट फार्मूले से इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम 28 और एप्सिलॉन आर 2.8, पॉइंट को ख़त्म करेंगे। सर पॉइंट की डिवीजन तो नहीं आती, तो पॉइंट को ख़त्म करें 1, आगे जितने डिजिट है उतने 0, डिवीजन के नीचे डिवीजन है तो 10 ऊपर चला जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात हो गई। इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या फोर्स आ गई, दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 22। A body moves along a semicircular path of radius 10 meter from one end of the diameter to the other. The ratio of distance to displacement is, let's say मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है और एक जो बॉडी है वो सेमी सर्कल में मूव करती है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट, डायमीटर के पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट बी, और ये सी है और ये डी है, और जो बॉडी है वो कुछ इस तरीके से सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करके गई है। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो आर है। from A to B, from A to B, this is the semicircular path। आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट सर्कल में अगर आपसे पूछा जाता है कि कंप्लीट सर्कल में बॉडी मूव किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और कंप्लीट सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गया। अब सेमी सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल का 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई आर आ जाएगा। तो सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस है पाई आर है। अब अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, दैट इज 2r। अब उसने कहा रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज पाई आर, डिस्प्लेसमेंट इज 2r, r से कैंसिल, पाई बाई 2। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, चार्ली इज द राइट आंसर। बाकी सब के सब ऑप्शन हमारी कैलकुलेशन को मैच नहीं कर रहे, और ऑब्वियसली ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो आपने कंप्लीट सर्कल के लिहाज से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड कवर्स द हॉरिजॉन्टल रेंज r। इफ इट्स स्पीड इज डबल द न्यू रेंज विल बी, r का फार्मूला रेंज vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। बहुत ही आसान पॉइंट है, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vi स्क्वायर, तो इसका मतलब स्पीड का डबल कर दिया जाए तो रेंज कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। So next question देखते हैं, ball of mass m strikes a wall and rebounds with the same speed in the opposite direction, taking the initial direction as positive, the change in the momentum of the ball is। बच्चों याद रखिएगा ये एक वॉल है और इस वॉल के साथ एक बॉल आकर टकराती है, इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, v क्या देते हैं, मैस m है और इनिशियल मोमेंटम जो है दैट इज गोइंग टू बी mv। जब ये टकरा कर वापस आएगी, रीबाउंस होगी तो वेलोसिटी माइनस v हो जाएगी और जो फाइनल मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल टू माइनस mv। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये -2mv आ जाएगा। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज इक्वल टू चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पॉइंट लाइज 3 मीटर फ्रॉम ए पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम चार्ज एंड 4 मीटर फ्रॉम ए -3 microcoulomb charge, the most appropriate direction of the net electric field at that point is directed। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है जो दो चार्जेस के इन्फ्लुएंस में है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहले तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देख लेना, के क्यू ओवर आर स्क्वायर है।
अब आप ये नोट करें कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को E1 कह देता हूँ उस पॉइंट पे, तो वो आ जाएगा K और +5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर आ जाएगा। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से फील्ड स्ट्रेंथ देखूं तो के ये आपके पास -3 -6 यानी माइक्रो को -3 इंटू 10⁻⁻⁶ और उसका डिस्टेंस जो है वो 4 है। अब ये जो सेकंड चार्ज है विच इज़ नेगेटिव, ये चार्ज भी स्मॉलर है और इसका डिस्टेंस भी उस पॉइंट से जो है वो ज़्यादा है। तो इन दोनों पैरामीटर्स को जेन में रखते हुए डिस्टेंस ज़्यादा, फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो E2 जो है इट विल बी लेस देन E1 यानी पॉजिटिव चार्ज की उस पॉइंट पे जो फील्ड है वो स्ट्रेंथन होगी, वो डोमिनेट करेगी। तो फिर नेट फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होगी जो कि डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आप चूज करेंगे वो अल्फा है, टूवर्ड्स +5 माइक्रोकूलम चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डोमिनेंट फील्ड जो कि पॉजिटिव चार्ज की है, जो पॉजिटिव चार्ज की विसिनिटी में फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्टेड अवे होती है। तो ये भी नहीं है, अवे फ्रॉम द -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। ऑब्वियसली जो नेट फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ वो पॉजिटिव चार्ज का रेफरेंस के तौर पे यूज़ होगी, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे हमेशा फील्ड काउंट होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ टूवर्ड्स होती है। सो ये भी नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, नो ये भी आंसर नहीं है। सो हम यहाँ पर बेस्ट आंसर जो चूज करेंगे दिस इज द अल्फा आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द डिक्रीज्ड प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट है, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन है। वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। बर्नौलीज इक्वेशन एक तो याद रखिएगा, P + ½ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कनेक्टेड कॉन्सेप्ट सुन लें, यहाँ पे याद रखेंगे ये तीनों की तीनों टर्म्स प्रेशर हैं, ये भी प्रेशर है, इसको स्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। और ये बात भी नोट कीजिएगा, इसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी प्रेशर की वैल्यू है, और इस टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी प्रेशर है, और तीनों प्रेशर का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और बर्नौलीज इक्वेशन में कांस्टेंट भी प्रेशर है और इसके यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज ऐड होती हैं। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पास्कल्स प्रिंसिपल और टॉर्शलिस थ्योरम की एप्लीकेशन नहीं है। सो अल्फा इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 200 न्यूटन पर कूलम इफ suppose -4 coulomb test charge is placed at that point, then the magnitude of electric field and electric force on it is। first of all तो आप देखें कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला KQ/R² है, ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती, ये प्राइमरी चार्ज है। Q इज़ द प्राइमरी चार्ज, टेस्ट चार्ज जो है वो उसको नॉर्मली हम Q0 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि ये एक चार्ज है और ये इसकी एक फील्ड है, और इस फील्ड में दिस इज़ द प्राइमरी चार्ज जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो टेस्ट चार्ज को जो जिस पॉइंट पे प्लेस किया जाता है उसके चेंज करने से फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, तो फील्ड स्ट्रेंथ तो वही रहेगी। तो वो ऑप्शन जिसमें फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट है उसको तो आप एलिमिनेट कर दें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो E/Q है, मैग्नीट्यूड की बात की गई तो 200 × 4 किया जाए तो ये 800 न्यूटन आ जाएगा। सो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या चूज होगा, दैट इज इक्वल टू चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज इट। याद रखिएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग दैट इज इक्वल टू E-IR होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस EMF तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती और इंक्रीज द करंट भी नहीं कर सकती। ऑब्वियसली जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है डिक्रीजेज द EMF भी नहीं कर सकती। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से अगर एक्चुअली पावर लॉस होता है, और पावर को हम कहीं ना कहीं वोल्टेज से लिंक कर सकते हैं, इस वजह से यू कैन से कि जो पावर लॉस की वजह से इनसाइड द बैटरी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज होगा। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट पॉइंट, द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल एज ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इज। बच्चों याद रखिएगा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, angle subtended at the center of the circle for a rotating particle, this is known as angular displacement। इसको angular velocity नहीं कहते हैं, angular velocity जो है वो rate of change of angular displacement है, angular acceleration नहीं होता। angular acceleration जो है वो rate of change of एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम नहीं है। एंगुलर मोमेंटम जो है ऑब्वियसली वो आप R×P से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज अल्फा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ ए मेटल सरफेस द ड्रिल बिट हिट्स अप
the heat comes from the obviously vibration of the tool, no work done against friction। याद रखिएगा हीट जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन की वजह से किसी भी डिवाइस में वो जनरेट हो रही होती है। सो यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क होता है एंड हीट जनरेट होती है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा, क्योंकि ड्रिल मैकेनिकली मूव कर रही होती है, सो बीटा इज द बेस्ट आंसर out of these options. Next point, if 2 joule of work is done in moving 2 coulomb of charge from one point to other in an electric field, the potential difference, इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट, आसान फार्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, W कितना है, दैट इज 2 एंड 2 कूलम चार्ज है, 2 से सिंप्लीफाई, 1 जाउल जो है वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा और 1 जाउल पर कूलम। सो राइट ऑप्शन जो है वो चार्ली चूज होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा में यूनिट सही नहीं लिखे हुए। सो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द मोशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन्वॉल्व्स इन द पार्टिकल वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वेव हिंट है, आप ये डायग्राम देखिए, इसमें जो ट्रांसवर्स वेव जिस डायरेक्शन में मूव करती है, मीडियम के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। So along the direction of wave या opposite to energy flow perpendicular to the wave propagation, so Charlie is the right answer है। ट्रांसवर्स वेव की अंडरस्टैंडिंग है। इन रैंडम डायरेक्शन नो। सो नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन लैमिनर फ्लो फ्लूइड दैट जस्ट एंड लेयर। लैमिनर फ्लो जो है उसको स्टडी फ्लो भी कहते हैं। वो लो स्पीड पे, जब फ्लूइड की स्पीड लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो, वो स्लो स्पीड पे एग्जिस्ट करता है। स्मूथ जो फ्लो है हाई स्पीड पे जो है, यू कैन से कि वो एग्जिस्ट करता है टर्बुलेंट फ्लो। तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि क्या लैमिनर फ्लो में कोई रेजिस्टेंस होती है, नो। मिक्स विद ईच अदर, क्या स्ट्रीमलाइंस क्रॉस करती है, नो। वो टर्बुलेंट में करती है। स्लाइड स्मूथ पास ईच अदर, येस। चार्ली इज द राइट आंसर। प्रोड्यूस टर्बुलेंस, नो, टर्बुलेंस भी नहीं है। सो ये डेफिनेशन बेस्ड पॉइंट है, चार्ली ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल हाफ रेवोल्यूशन इन टर्म ऑफ रेडियंस इज इक्वल टू, आपने देखें एक बात याद रखें, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर हाफ रेवोल्यूशन पूछा गया है तो 2 पे डिवाइड कर दें, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 से सिंप्लीफाई। सो हाफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दैट इज अल्फा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए एंड बी दो वेक्टर्स गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बताएं। बच्चों याद रखें, हिंट है। क्या हिंट है? आप ये देखें कि जो बी वेक्टर है उसमें से 4 कॉमन लिया गया, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, और क्या ये जो है वो ए वेक्टर नहीं बन गया? तो बी वेक्टर को पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर लिखा जा सकता है। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल हो पॉजिटिव नंबर के, तो वो हमेशा पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब ये है उनके दरमियान एंगल 0 होगा, और अगर एंगल 0 होगा तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ए बी साइन 0, साइन 0 0, तो क्या 0 नहीं आ जाएगी? यस, इनमें से कोई ऑप्शन जस्टिफाई नहीं होगा। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। हिंट समझ आया कि पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल मतलब वेक्टर पैरेलल। कुछ बच्चे ए क्रॉस बी लेने बैठ जाएंगे, वो तो टाइम ज़ाया करेंगे। यही वो ट्रिक्स हैं, यही वो हिंट्स हैं जो आपने एंटी टेस्ट में अप्लाई करने होते हैं। नेक्स्ट, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर द सेम मैग्नीट्यूड with equal speed compared to the proton, the alpha particles path will have। देखें जी, याद रखें, फील्ड सेम है, r इज इक्वल टू एम वी ओवर बी क्यू विद इक्वल स्पीड है, लेकिन आपको पता है कि अल्फा का मैस मैसिव है एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन, और कनेक्टेड कॉन्सेप्ट लेते जाएं। अल्फा का मैस 4 टाइम्स ऑफ द मैस ऑफ द प्रोटॉन होता है, अल्फा का चार्ज 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन होता है। तो आर का और मैस का अगरचे स्पीड सेम है, फील्ड सेम है, और Q जो है वो अगरचे अल्फा का ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो प्रोमिनेंट फैक्टर है वो मैस का है, तो फिर रेडियस जो है अल्फा पार्टिकल का वो ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड में। सो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दैट इज़ अल्फा। सो दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। अब लेक्चर का है दूसरा हिस्सा। इस हिस्से में आप देखें कि 16 टॉपिक है। 2025 में वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में 2 क्वेश्चन पूछे गए, फोर्स एंड मोशन में 5। दिस इज़ द हाई यील्ड टॉपिक। ये वो टॉपिक है जिसको आपने प्रायोरिटी बेसिस पे रिवाइज करना। अगर टाइम कम हो, आपके पास 16 टॉपिक्स हैं, आप कहें कि कौन से टॉपिक को पहले देखेंगे, तो ये है वो एनालिसिस जिससे आपको पता चलेगा कि आपने MD CAT 2026 में
अपनी 100% प्रिपरेशन इफेक्टिव वे में कैसे करनी है। इसी तरीके से वर्क एंड एनर्जी से क्वेश्चन पूछे गए 5, वेव्स में से भी क्वेश्चन पूछे गए 5, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से भी कितने पूछे गए 5। सो दीज आर द, ये जिस पे स्टार लगा है ये हाई यील्ड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आप नोट करें, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये है कि पूछा नहीं जाएगा, आपने इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। बट इस एनालिसिस से आपको आइडिया होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे कम टाइम अगर आपके पास है उसको रिवाइज करना है फाइनल एग्जाम डे से पहले। आई होप सो बच्चों आपको ये आज का लेक्चर कॉम्प्रिहेंसिवली समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।